अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूस स्मार्ट करंट फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मेरी एक वीडियो का सीरियल है कंप्लीट, जिस पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी दोस्तों ने फोर्स किया कि सर हमें डिसकंटिन्यूस फ्लाई बैक SMPS की कैलकुलेशन सिखाइए। UC3843 IC यूज़ करते हुए इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए थे। ये मैंने अपनी साबका वीडियोस में मैंने कैलकुलेट किया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि DC रेल कैलकुलेट की थी कि ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे किस तरह के वोल्टेज होंगे, कौन सा कैपेसिटर लगेगा, मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम कितने होंगे और बल्क कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। इसके बाद मैंने इंडक्टेंस का बताया था कि इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्राइमरी की पीक और RMS करंट दोनों कैलकुलेट की थी। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट में रिपल्स कैसे होती हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद मैंने टेक्निक शेयर की थी कि आप कोर सिलेक्ट कैसे करेंगे। कोर सिलेक्शन के लिए बात हुई थी कि हम पावर हैंडलिंग चार्ट यूज़ करेंगे। ये वीडियो सारी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो AP मेथड यूज़ करेंगे, उसके लिए विंडो एरिया कोर एरिया का प्रोडक्ट लेते हैं, उसके लिए जो फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने कहा था कि DC बायस मेथड भी है, LI²। उसके लिए आप DC बायस मेथड में जाके वहाँ पे उस चार्ट में जाके उस ग्राफ में जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि डिसकंटिन्यूस फ्लाई बैक क्या है, ये ट्रांसफार्मर क्या है और किस तरह से काम करता है। डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को हम डिज़ाइन कैसे करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ मेरी थोड़ी सी लंबी होती हैं, अभी क्या करें, बनानी पड़ती हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको समझें और समझ के इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स ज़रूरी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि आपने ट्रांसफार्मर बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनपुट वोल्टेज मिनिमम चाहिए। वो क्या है हमारे पास, हमारी इस कैलकुलेशन में मैंने सबसे कम वोल्टेज 100 वोल्ट DC रखे थे जब आपकी पावर सप्लाई। अच्छा, एक याद रखिए, ट्रांसफार्मर जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि वर्स्ट केस में, यानी सबसे बुरे तरीन हालात के लिए उसको आप डिज़ाइन करते हैं। बुरे हालात कौन से आ गए? बुरे हालात ये होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि मिनिमम वोल्टेज हो आपके पास, जो DC लेवल है वो मिनिमम है आपके पास। आपके जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पे 85 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप कर गए, यानी सिंगल फेज़ हो गया। तो उस सूरत में भी आपका चार्जर, आपकी पावर सप्लाई चलनी चाहिए। और उस वक्त अगर फुल लोड कंडीशन में वो चले तो ये करंट पूरी दे आपको, जो आपकी पावर है वो पूरी करे। तो दैट मीन्स ये है हमारी वर्स्ट केस सिनेरियो। एक तो है कि जब आपके पास पावर सप्लाई फुल है तब तो उसको वोल्टेज पूरे देगी, लेकिन अगर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज डाउन हो जाए तो उस वक्त इसको फुल देने चाहिए। जब आप इसको फुल डाउन वोल्टेज पे फुल ड्यूटी साइकिल को यूज़ करते हुए पूरी आउटपुट लेंगे, जो इनपुट वोल्टेज बढ़ते जाएंगे ड्यूटी साइकिल कम होता जाएगा, आपके रेगुलेशन कंप्लीट रहेगी। दोबारा बताता हूँ, इनपुट वोल्टेज आपके बिल्कुल डाउन हो गए, इस पे आपने फुल ड्यूटी साइकिल को यूटिलाइज़ किया, ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन पूरा रखा, मैग्नेटिक फील्ड बनता गया, वोल्टेज बनते गए, आपको पूरी पावर यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पेयर मिल गए। अगर ये इनपुट वोल्टेज बढ़ गए तो अभी इसकी रेगुलेशन कैसे होगी कि इसका ये ड्यूटी साइकिल कम होता जाएगा, ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन टाइम कम होता जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कम वोल्टेज पे बन रहा था उसी के बराबर वैल्यू में वोल्टेज बढ़ने की वजह से, ड्यूटी साइकिल कम होने की वजह से सेम हमें आउटपुट मिलेगी। इनपुट वोल्टेज मिनिमम 100 वोल्ट, मैक्सिमम 345 वोल्ट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपने लास्ट स्टेप में। इसके बाद आते हैं नॉमिनल वोल्टेज।
तो नॉमिनल वोल्टेज निकालने के लिए आप मैक्सिमम वोल्टेज 345 है उसमें से -100 करें तो हमारे आगे 245, इसको करें 2 पे डिवाइड, ये आगे 122 वोल्ट। इसको ऐड कर दीजिए जो आपके सबसे कम वोल्टेज हैं, इसको प्लस कर दें 100 वोल्ट में, तो ये 222.5 वोल्ट हो गए। तो जो हमारे नॉमिनल वोल्टेज है 222.5, आउटपुट में हमें चाहिए 5 वोल्ट चाहिए और करंट चाहिए 2 एम्पियर, आउटपुट 2 जो हमारी VCC वाइंडिंग है। तो ये IC 3843 IC, अगर आपके पास, आप इसकी जगह पे कोई भी IC यूज़ करते हैं, 3845 करते हैं, 3842 करते हैं, तो उसके जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उससे थोड़ी सी अपर लिमिट रख लीजिए। लेकिन वो जो IC के मैक्सिमम वोल्टेज उसको VCC के लिए चाहिए, जिसको कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, तो वहाँ पर इसको यहाँ पे रखेंगे आप, कि जब फुल लोड कंडीशन में, जब फुल स्विचिंग हो रही होगी तो आपको ये वोल्टेज मिलने चाहिए। तो ये 11 वोल्ट हो गए और 0.5 एम्पेयर हमें करंट चाहिए। उसकी रिक्वायर्ड करंट तो मिली एम्पेयर में है, लेकिन हमें 0.5 एम्पेयर चाहिए। और जो ट्रांसफार्मर की विंडो यूटिलाइजेशन फैक्टर है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है कि ये जो वाइंडिंग का ये विंडो का ये एरिया है, इसमें से जब तारें गुजरेंगी, आपकी इंसुलेशन गुजरेगी, मार्जिन टेप गुजरेगी, जब ये सारी चीज़ें हम गुजारेंगे यहाँ से, तो फाइनल पे जो एंड पे जो हमारे पास कापर की वैल्यू हासिल होगी वो 0.3 होगी। आप कह सकते हैं 29% कापर होगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आपकी वायर अराउंड है, इसके ऊपर इंसुलेशन भी है। जब ये वायर्स आपस में इस तरह आएंगी पैरेलल में, तो इनके दरमियान ये वाले गैप भी बचते हैं। तो वायर्स के अंदर इंटरनल गैप, इंसुलेशंस और वायरिंग का इम्प्रॉपर होना, ये सारी की सारी चीज़ें, तो हमारे पास जो फाइनल इसका फिल फैक्टर आता है वो 0.3 से नीचे आता है। हम उसको 0.29 कंसीडर करते हैं। जब भी कैलकुलेट करें तो इसको 0.3 से नीचे ही रखें, मैक्सिमम 0.3 से ऊपर ना जाए, वरना क्या होगा, कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन जब आप वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग के लिए आपकी ये विंडो जो है ये कम पड़ जाएगी। इसको 0.3 से नीचे रखिए। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है हमारी 200 किलोहर्ट्ज़ और कन्वर्टर की एफिशिएंसी यानी टोटल जो है वो 90% है। और मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल जो है वो 48% यूज़ करेंगे, 0.48। क्यों 4.48 करेंगे? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में ये इसकी खासियत में शामिल है कि आपने टी ऑन, टी ऑफ और उसके बाद इसको टी डी देना है, डेड टाइम देना है। तो ये डेड टाइम आप देंगे तभी जाके आपके प्राइमरी में जो वाइंडिंग की प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वो ज़ीरो होगी। डिसकंटिन्यूस में हमेशा प्राइमरी में करंट ज़ीरो रखी जाती है कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल के दरमियान, दूसरा साइकिल स्टार्ट होने से पहले इसकी करंट को ज़ीरो हो जाना चाहिए। आगे चलें जी, ड्यूटी रेशो आ गया, डीवेल टाइम आ गया। ये है फुल लोड कंडीशन में। ओवरलोड फुल लोड कंडीशन में ये इसको मज़ीद इसको सेफ्टी के लिए 0.1% इसको माइनस रखा जाता है डिसकंटिन्यूस में। और बक बूस्ट में भी आप इसको डीवेल टाइम देंगे ताकि ये डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में ना जाए। रेगुलेशन है इसकी 1% और ये हम इसके फैक्टर रख रहे हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए इससे। ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी 200 किलोहर्ट्ज़ पे जो हम कहते हैं कि 1300 गॉजेस या 0.13 टेस्ला। अभी आपके पास अगर आप गॉजेस करते हैं तो 0.13 है, तो इसको 10,000 से ज़रब दे दीजिए तो आपके गॉजेस निकल आएंगे। ये 1300 गॉजेस आ जाएंगे। तो अगर आपके पास गॉजेस हैं, अगर 1300 गॉजेस आपके पास हैं, कोर में लिखा हुआ है, तो आप फार्मूले में अगर आपने टेस्ला यूज़ करना है तो इसको तकसीम कर दीजिए 10,000 से, तो ये 0.13। तो मैं टेस्ला यूज़ कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन में टेस्ला है, तो इसको हम उसमें गॉसेस में भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको टेस्ला में यूज़ करूँगा। आगे है डायोड वोल्टेज, 1 वोल्ट है। हम नॉर्मल डायोड यूज़ करेंगे जिसका 1 वोल्ट ड्रॉप है। इस जगह पे अभी हमें एक रेशो कंसीडर करनी है कि जो हम रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस है और DC रेजिस्टेंस है, उसको कंसीडर करें 1 है, कि हम ऐसा
सर्किट, ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस दोनों सेम होगी। ये रेशो है, इसको आप 1 रखिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी ये हमारे हैं पैरामीटर्स, इन्हीं की बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम इन सारी कैलकुलेशन को मैंने क्या किया है कि अपने कंप्यूटर में आपकी आसानी के लिए मैंने कंप्यूटर में एक्सेल शीट में इसको डिफ़ाइन कर दिया है, तो वहाँ पे बहुत आसानी से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सेम सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने इसमें ऐड कर दी है कंप्यूटर में। ये भी मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ पे आप जस्ट जो येलो कॉलम है वहाँ पे आप वैल्यू एंटर करेंगे, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन ये खुद करेगा। ये मैंने सारे के सारे फार्मूले इसमें ऐड कर दिए हैं, तो इसमें जो आप ऐड करते जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट होती जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये येलो जो है ये आपकी सिलेक्शन है। अभी ये देखिए, तो ये 56 है, यहाँ पे रेंज आ रही है 56.14, तो इसको 57 करेंगे तो इसके साथ आगे देखिए, अभी इसको देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी रीडिंग चेंज हो जाएंगी। ये कंप्लीट जितनी की कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक पे वो सेट हो जाएंगी। चले, वो तो है एक सेपरेट। पहले मैं आपको मैनुअल, क्योंकि उसमें तो मैंने फार्मूले ऐड कर दिए हैं। फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर टेक्निक पता है कि ये काम हो कैसे रहा है तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले जो आपने वायर यूज़ करनी है उसकी स्किन डेप्थ मालूम कीजिए। अभी स्किन डेप्थ क्या है? स्किन डेप्थ ये है कि ये है हमारी वायर का डायामीटर। ये इसका, आप कट करते हैं तो जो वायर सामने नज़र आती है, तो इस वायर को हम फुली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि इसमें से, इस पूरे कॉपर में से करंट गुजरे। तो आप कैलकुलेट करके, एक तरीकाकार है, चार्ट पे जाइए। तो चार्ट वाला मेथड जो है ना, वो बाज़-औक़ात तो यूज़फुल होता है, लेकिन बाज़-औक़ात वो यूज़फुल नहीं होता। तो उसको यूज़फुल करने के लिए आप क्या करिए कि ये फार्मूले यूज़ करिए। इससे ये है कि ना तो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, ना कभी लॉसेस बढ़ेंगे, और वाइंडिंग भी बिल्कुल टाइट आएगी और उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। इसको कैलकुलेट कीजिए 6.62 और डिवाइड कीजिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। मेरे पास 200, तो ये रेंज आ जाएगी 0.0148। ये देखिए, जब फ्रीक्वेंसी दी है तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ये कैलकुलेट करके रख दिया 0.01048। तो इस शीट का हमें फ़ायदा ये है कि हमें क्रॉस कैलकुलेशन हो जाती है। ये मैंने इसको आज ही कंप्लीट किया है इसको, ताकि आपको इसकी एक्सेल शीट में साथ में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कीजिए। जब हमने स्किन डेप्थ मालूम कर ली कि हमने कहा कि ये वायर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए इस फ्रीक्वेंसी के लिए, अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, वायर का डायामीटर निकाल लीजिए। सिंपली क्या करें, इसको इसके साथ ज़रब दे दें। ये मैंने साथ में मार्क लिखे हुए हैं कि जी ये कौन से स्टेप से, ये कहाँ से आई है वैल्यू, ये मैंने एनसर्कल कर दिया है। यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने लिखा है 16, तो 16 नंबर स्टेप ये है। 16 स्टेप का रिज़ल्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्किन डेप्थ, ताकि आपको आसानी हो। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0296। तो अगर इस हमारी कैलकुलेशन शीट में देखें तो यहाँ पे भी 0.0296, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई हो गई। इसके बाद अभी आप कीजिए वायर बेयर एरिया। के बेयर वायर एरिया क्या होता है कि हमारे पास ये वायर है, मेरे पास इसके ऊपर, अभी एक बड़ी समझने वाली बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसको आप वायर ही समझिए। ये वायर है, इस वायर के ऊपर इंसुलेशन भी है, इस वायर के ऊपर इंसुलेशन है, और ये वायर राउंड शेप में है। अगर दो वायर्स को आप इकट्ठा जोड़ेंगे तो ये देखिए,
यहाँ पर ये गैप भी आ रहे हैं, तो ये जगह हमारी फ्री बच जाएगी। तो आपने क्या करना है कि कॉपर वैल्यू मालूम करनी है, कॉपर का स्क्वायर एरिया मालूम करना है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है वो एग्जैक्टली करेक्ट आएगी। अभी इसको तलाश कर लीजिए कि कौन सी वायर हमारे सूटेबल है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई डी ए डब्ल्यू जी स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया हमारे स्टेप नंबर 17 से। तो इसको 4 पे डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो 0.000688 आएगी। ये हमारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट यहाँ पर हो रही है, ये ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये वायर सिलेक्शन चार्ट है, AWG गेज कंडक्टर साइज टेबल है। इसमें चले जाए तो यहाँ पर देखिए, तो AWG आ रहा है आपके पास, गेज साइज आ रहा है, वायर डायमीटर आ रहा है। AWG डायमीटर इन इंचेस, डायमीटर इन मिलीमीटर, वायर एरिया इन mm स्क्वायर, रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर 100% स्किन डेप्थ। सबसे पहले तो आप इस चार्ट से भी वायर डायरेक्टली उठा सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी पे चले जाइए, ये जो राइट साइड पे है, तो यहाँ पे 210 किलोहर्ट्ज़ है और 170 है, तो इसका मतलब है आप इस वायर को यूज़ करेंगे। ये वायर है 29 नंबर गेज। इसके बाद हमारी कैलकुलेशन आ जाती है वायर साइज़ की। तो हमें चाहिए मिनिमम वायर साइज़ 0.0296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में है, तो आप मिलीमीटर में जाएंगे तो 0.28। इसका मतलब है हमारी ये वायर एग्जैक्टली परफेक्ट है सेकंड नंबर पे, 29 नंबर गेज। इसके बाद आता है बेयर वायर एरिया। तो इसको आप मज़ीद तसल्ली के लिए, ये बेयर वायर एरिया चार्ट है, इस पे चले जाइए। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए वो है 688 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है वो 10⁻⁻3, तो यहाँ पर 647 है, तो हमें चाहिए 688। तो ये वायर एरिया 29 नंबर गेज हमारी एग्जैक्टली परफेक्ट है। इससे आप इसका ये नंबर नोट कर लीजिए, ये है बेयर वायर एरिया 0.647। तो मैंने 29 नंबर गेज को सिलेक्ट करते हुए ये लिख लिया 29 नंबर गेज, इसका ये मैंने लिख लिया बेयर वायर एरिया 0.647 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका मैंने, ये है 2664, ये माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर है। कितने माइक्रो ओहम रेजिस्टेंस उसकी है 1 सेंटीमीटर के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिख ली। ये लिखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 1/f ऑसिलेटर, ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी हमारी 200 किलोहर्ट्ज़, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 5 माइक्रोसेकंड। अभी अब बात करनी है हमने कि मैक्सिमम ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन टाइम कितना होगा, टी ऑन। हमने लिखा कि 0.48 या 48%। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, टी डी मैक्स। डी मैक्स जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, क्यों किया था 0.48, इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं। इससे कम अगर करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर बहुत देर तक ऑफ स्टेट में रहेगा, रेगुलेशन नहीं होगी। तो रेगुलेशन को इंश्योर करने के लिए आप इसको यहाँ पे रखेंगे। इससे ज़्यादा रखेंगे तो ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस मोड में चला जाएगा, वाइंडिंग में पहले से करंट चल रही होगी, तो उससे चलते करंट में आप फिर से दोबारा स्विच करवा देंगे। तो हमने रखना है इसको डिसकंटिन्यूस। तो आधे टाइम के लिए ऑन रखा जाता है, आधे टाइम के लिए ऑफ रखा जाता है, और थोड़ा सा टाइम जा दिया जाता है उसको वाइंडिंग को ज़ीरो होने के लिए। यानी ये एक साइकिल है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस हाफ टाइम को हमने इस तरह एडजस्ट करना है। ये हमने रखा है 48%,
48% यहाँ पर, और ये जो गैप है ये देखें, यहाँ पर प्राइमरी में करंट चलेगी, सेकेंडरी उस वक्त ऑफ होगी, प्राइमरी में करंट स्टॉप हो जाएगी, सेकेंडरी में चलना शुरू हो जाएगी। जब ये चल के सेकेंडरी में ख़त्म हो जाएगी तो प्राइमरी में दोबारा करंट फिर चलेगी उस वक्त जब ये ऑफ हो जाएगी। तो हमारा ये इसको ऑफ हो जाना चाहिए ट्रांसफार्मर को। टी डी मैक्स ये हो गया 0.5, उसको 0.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.4 माइक्रोसेकंड टाइम आ जाएगा हमारे पास। अभी चलिए कैलकुलेट कर लें पावर को कि हमें पावर कितनी चाहिए। हमने कहा सेकेंडरी नंबर 1 उसमें पावर कितनी है, तो उसके लिए IO1 आउटपुट नंबर 1 में करंट कितनी चाहिए, तो P को कहते हैं V इंटू आई। पावर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से पावर आती है। तो वोल्टेज हमें चाहिए कितने, अभी यहाँ पे फिर हमें उसी पेज पे जाना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर को मुझे चाहिए इस पॉइंट पर 5 वोल्ट, 5 वोल्ट चाहिए इस जगह पर। यहाँ पर देखें तो एक डायोड सीरीज़ में आ रहा है, तो ये इस लोड के, ये जो लोड रजिस्टर है इसके सीरीज़ में आएगा। जब ये इस तरह से करंट चलेगी तो ये भी 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। तो हमें जो 5 वोल्ट चाहिए उसमें 1 वोल्ट ये ऐड कर लें, इसको VD कहते हैं, डायोड वोल्टेज, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं डायोड वोल्टेज। ये है हमारे आउटपुट नंबर 1 वोल्टेज VO1, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। लेकिन उसके साथ इस डायोड को कभी नहीं भूलना वरना आउटपुट कम हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे I इंटू VO1 प्लस VD डायोड वोल्टेज। ये हो गए हमारे 12, 5 वोल्ट आउटपुट में, 1 वोल्ट डायोड का और 2 एम्पेयर करंट चाहिए, तो 12 वाट आ गई आउटपुट। सेकेंडरी नंबर 2 कौन सी, VCC वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग, उसकी पावर कैलकुलेट कर लें। IO2 VO2 VD। तो 0.5 एम्पेयर करंट चाहिए, 11 वोल्ट चाहिए IC के लिए, 1 वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज है हमारा डायोड का, तो 6 वाट करंट पावर हो जाएगी। टोटल पावर कितनी हो जाएगी सेकेंडरीज के अंदर, 12 एक के अंदर है, 6 दूसरे के अंदर है, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। PO1 प्लस PO2। PO1 कहाँ है, स्टेप नंबर 21 में, ये मैंने 21 लिख दिया। 22 नंबर स्टेप में से 6 वाट लाए तो 18 वाट होगी। आगे चले जाइए, तो मैक्सिमम प्राइमरी करंट कितनी होगी, I प्राइमरी मैक्सिमम, PO मैक्सिमम डिवाइड कर दीजिए V इन मिनिमम और एफिशिएंसी से, 18 वाट स्टेप नंबर 23 से ये आ गई। ये 18 वाट, यहाँ ये स्टेप नंबर 23 है, तो 23 की रीडिंग यहाँ पे आ गई। अच्छा, एक और मज़े की बात सुन लें कि अगर एक जगह पे आपने कैलकुलेशन में कमी कर दी तो आपकी पूरी कैलकुलेशन आगे गलत हो जाएगी। कैलकुलेशन कीजिए, बार बार कीजिए, रिपीट कीजिए, तब जाके आप सही रिज़ल्ट ले सकेंगे। अगर आपने यहाँ पे एक गलती कर दी तो ये गलती आगे एंड तक चलेगी। उसको बड़े नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे इसको 18 डिवाइड बाई V इन मिनिमम, 100 वोल्ट है मिनिमम वोल्टेज आपकी, और उसको एफिशिएंसी से कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 एम्पियर करंट आएगी। प्राइमरी पीक करंट, प्राइमरी के अंदर मैक्सिमम जो पीक करंट है वो कितनी चलेगी, वो है हमारी 2PO मैक्सिमम इंटू T एफिशिएंसी V इन मिनिमम टाइम ऑन मैक्सिमम। अभी किस तरह हो गया, 2 फार्मूले का आ गया, PO पावर आउट कहाँ से, स्टेप नंबर 23 से, ये मैंने साथ एरो मार्क दे दिए। 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, 5 माइक्रोसेकंड टाइम स्टेप नंबर 19 से, और 0.9 एफिशिएंसी आ गई, 100 वोल्ट स्टेप नंबर 4 जो हमारी इनिशियल कैलकुलेशन है वहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.4 जो ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन टाइम है स्टेप नंबर 20 से, तो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो 0.833 एम्पियर आएगी। यहाँ पर प्राइमरी पीक करंट 0.833 एम्पियर आ गई। ये वेरीफाई हो गई हमारी ये कैलकुलेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी मैनुअल कैलकुलेशन के साथ चल रही है। अभी आ जाए आई प्राइमरी आरएमएस करंट कितनी चलेगी। आरएमएस करंट जो कि इफेक्टिव करंट है वो कितनी होगी,
उसको आई प्राइमरी पीक जो हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, स्टेप नंबर 25 में कैलकुलेट किया। यहाँ पे मैं इसको एरो मार्क दे देता हूँ 25 से। तो स्टेप नंबर 25 में जो कैलकुलेट की थी वो वाइंडिंग आप वो यहाँ पे आ जाएगी। टाइम ऑन डिवाइडेड बाई 3 फार्मूले का है और इसको फुल टाइम के साथ कैलकुलेट कर लीजिए तो 0.332 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारी 0.332 एम्पियर आ गई 3 से, और फिर मल्टीप्लाई कर लें 5 से और मल्टीप्लाई कर लें 10 रेज़ टू पावर -6 से। ये आ गई 0.333 एम्पियर। ये है हमारी आरएमएस करंट। जब ये मालूम हो गई तो आप मैक्सिमम इनपुट पावर को कैलकुलेट कर देंगे। मैक्सिमम इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फार्मूला पी आउट डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो पी आउट है हमारे पास 18 वाट जो हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 23 में 18 वाट। तो ये स्टेप नंबर 23 लिख दिया मैंने, और 0.9 हमने एफिशिएंसी लिखी है, और ये आ गई हमारी 18/0.9 करेंगे तो 20 वाट आ जाएगी। जब आपको ये मालूम हो गया तो आप इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इक्विवेलेंट मालूम कर लीजिए। उसको मालूम करने के लिए हम करते हैं V²/P फार्मूला होता है। V इन मिनिमम वो है हमारे पास 100 वोल्ट, और P इन मैक्सिमम दैट इज़ 20 वाट। इनपुट पावर मैक्सिमम, इनपुट वोल्टेज और इनपुट पावर कैलकुलेट हो गई। तो इसको हम करेंगे 100 स्क्वायर ले लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो ये 500 हमारे पास 500 ओम आ गई रेजिस्टेंस। अभी आप बड़ी आसानी से इंडक्टर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आर इन इक्विवेलेंट टी और डी मैक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 500 वाट 500 ओम हमने ढूंढे, ये है कहाँ से 28 नंबर स्टेप से, और ये हमारा टाइम आ गया 5 माइक्रोसेकंड, और 0.48 हमारा जो डी मैक्स है, और ये हमारे पास 288 माइक्रो हेनरी वैल्यू आ गई 0.000288 या 288 माइक्रो हेनरी। जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एनर्जी हैंडलिंग कैपेबिलिटी या वाट्स सेकंड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Li² पीक आई करंट की मिकदार जो पीक है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। Li² पीक डिवाइड 2 से कर दें तो 288 माइक्रो हेनरी है, और हमारे पास पीक करंट है 833.833, और ये स्टेप नंबर 25 से और ये स्टेप नंबर 29 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 000099, या इसको हम कंसीडर करेंगे 0.0001 वाट सेकेंड। ये हमारे पास Li² की वैल्यू आ गई। इसी फार्मूले को आप यूज़ करते हुए आप डीसी बायस चार्ट से कोर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी बायस से ज़्यादा बेहतर हमारे पास केजी फैक्टर है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए केजी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास के का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल कंडीशन है, ये है 0.145। इसको मल्टीप्लाई कर दें पावर आउट से और बी मैक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁻⁻⁴। क्योंकि आप टेस्ला यूज़ कर रहे हैं, टेस्ला यूज़ करेंगे तो -4 से करेंगे, अगर आप गॉसेस यूज़ करेंगे तो -8 हो जाएगा। 0.145 18 वाट पावर है, 0.13 हमने बी मैक्स सेलेक्ट किया है, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है उसकी वैल्यू ये आ गई। अभी आप केजी कोर ज्योमेट्री ढूंढ सकते हैं। केजी के लिए एनर्जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई केई मल्टीप्लाई रेगुलेशन फैक्टर। जब ये मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.00227 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 5। अभी जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये जितनी हमने कैलकुलेशन की है, तो जो वायर के अंदर वायर का ओरिजिनल साइज़ है उसके अंदर 70% तकरीबन 68% कॉपर होता है।
तो ये कैलकुलेशन हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 70% कम है। इसको 100% पे लाने के लिए 1.35 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी जो वायर प्लस इंसुलेशन सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होके तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.00306। ये है हमारी कोर ज्योमेट्री। इस नंबर को यूज़ करते हुए हम कोर सिलेक्ट करेंगे। कोर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम आप कोर मटेरियल में चले जाएं कि आपने कोर मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है। हमारे पास वैसे तो टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट है। अगर आप इस पावर हैंडलिंग चार्ट को यूज़ करते हुए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए तो ये है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। उस फ्रीक्वेंसी पे सिलेक्ट करते हुए आप कोर की वाट रेट चेक कीजिए। आपको चाहिए 200 वाट पे कौन सी कोर चाहिए। हमें चाहिए 18 वाट। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 72 प्लस जो रेटिंग आएगी आप उस कोर को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कोर आ रही है यहाँ पर, तो आप इस जगह पे 67 से ऊपर इस रेंज में जो भी कोर आएगी उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको 4 से डी रेट कर लें। जो इस चार्ट के अंदर ये जो कोर्स हैं ये कोर हैं पुश पुल टोपोलॉजी के लिए। तो पुश पुल से आपने फ्लाई बैक पे जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाटेज वैल्यू शोन इन अबव आर पुश पुल कन्वर्टर डिज़ाइन, डी रेट बाई फैक्टर 3 और 4 फॉर फ्लाई बैक। तो फ्लाई बैक पे शिफ्ट करने के लिए अगर यहाँ पे आपको एक कोर 100 किलोहर्ट्ज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 800 वाट बता रही है तो जब आप उसको फ्लाई बैक पे यूज़ करेंगे तो आपको 200 वाट मिलेगी। इस कोर से आपको 200 वाट रिसीव होगी फ्लाई बैक में यूज़ करने के लिए। इसी तरह आप एपी मेथड को यूज़ करते हुए इस चार्ट पे चले जाएं तो इससे जो कोर आएगी, जो एपी का जो मेथड आएगा उससे जो कोर आएगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी करना है आपने मटेरियल सिलेक्ट। तो सूटेबल मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल चार्ट में चले जाएं तो इस चार्ट के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी है, आगे मटेरियल है और यहाँ पर उनके मुख्तलिफ जो फ्लक्स डेंसिटी है उस पर उसका जो मिली वाट पर सेंटीमीटर क्यूब उसका जो कोर लॉसेस हैं वो मेंशन किए हुए हैं। आप सूटेबल कोर सिलेक्ट कीजिए। अभी मैं जो कोर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ वो कोर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ 3C85। ये 200 किलोहर्ट्ज़ पे है और यहाँ पे देखें तो ये 1000 गॉजेस पे, 1200 पे, 1400 पे। तो मैं तकरीबन इसको यहाँ तक रखूँगा इस जगह पे। ये 350 से 420 के करीब इसका कोर लॉस एक्सेप्टेबल मैक्सिमम होगा। तो ये मटेरियल मैक्सिमम 1600 गाजेस तक 200 किलोहर्ट्ज़ पे 1600 गाजेस पर इसकी फ्रीक्वेंसी जा सकती है। यानी इस मटेरियल को हम 200 किलोहर्ट्ज़ पे यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम हम फ्लक्स डेंसिटी ये यूज़ कर सकते हैं 1600, 600 से 1600। और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 1200 और 1300 के दरमियान में, 1200 और 1400 के दरमियान में इस रेंज में कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मतलब है कि हमारा मैक्सिमम जो अलाउेबल जो कोर लॉस हैं वो 400 के करीब जाएंगे। इसी तरह आप ये सिलेक्ट करते हुए फिर आप चले जाइए केजी अप्रोच में। केजी अप्रोच में कोर डाटा शीट में जाकर आप देख लीजिए कि कौन सी कोर आपके लिए सूटेबल है। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है 0.0306 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 5, लेकिन मैं इससे ऊपर यूज़ करूँगा। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ जिसका केजी कोर ज्योमेट्री जिसकी 0.00507 है।
रिक्वायर्ड ये है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि हमें ये चूँकि एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस कोर को इस्तेमाल करूँगा। आप 306 से लेके ऊपर जो भी रेंज आती है आप उसमें से ई पी क्यू ई टी डी ई एफ डी जो भी कोर आती है, ई आई कोर है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो जो आपके पास अवेलेबल कोर है उसकी डाटा शीट में जाइए, यहाँ पे वो डाटे लिख लीजिए। वो चीज़ें आप, उसका मैग्नेटिक पाथ लेंथ कितना है वो लिख लीजिए, कोर वेट कितना है, कॉपर वेट, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद मीन लेंथ टर्न आपको उसकी कोर फार्मर से या उसकी बोबिन से पता चलेगा, उसमें कितना जो एवरेज टर्न की रेशो कितनी है वो है। अगर नहीं है तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनर टर्न, जो सबसे इनर टर्न है बोबिन के ऊपर, उसका और आउटर का, उसमें कितनी वायर आप कैलकुलेट कर लें और उनकी एवरेज निकाल लीजिए। जब वो एवरेज निकलेगी तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर नहीं आपको मालूम तो उसको मेजर कीजिए, मेजर करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसके दोनों एंगल, जो कोर के सेंटर पोल है उसका ये एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों कैलकुलेट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उसको इधर लिख लें। उसके बाद विंडो एरिया है तो विंडो एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। विंडो एरिया कौन सा है, विंडो एरिया इसका ये आ गया, हाइट और विड्थ, हाइट विड्थ, तो ये इसका विंडो एरिया आ जाएगा। कोर की बैटरी आ गई, सरफेस एरिया आ गया, कोर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस कितनी है कोर की वो सारी की सारी आ जाएगी। ये सारे का सारा वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद कोर परमेबिलिटी, ये सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। इसको आपने कोर की डाटा शीट में से, ये मटेरियल के हिसाब से होती है, इसको आपने ये लाजमी आपने देखना है। इसके बाद वाइंडिंग लेंथ है 1.54, ये कोर की और बोबिन की डाटा शीट में ये चीज़ लिखी होती है। उस कोर की उस बोबिन में जो डाटा है वो यहाँ पे फीड कर लीजिए। इसके बाद हमारी कैलकुलेशन आगे चलेगी इन्हीं पैरामीटर्स पे। एमपीएल मैग्नेटिक पाथ लेंथ, वेट फेरेट कोर का, डब्ल्यूटी वेट कॉपर का, एमएलटी मीन लेंथ टर्न, कोर एरिया, कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, विंडो एरिया, एरिया प्रोडक्ट, कोर ज्योमेट्री और सरफेस एरिया, एटी, परमेबिलिटी और वाइंडिंग लेंथ। ये जब चीज़ें आप लिख लेंगे तो इसके बाद आ जाइए, अभी हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है वाइंडिंग के लिए। अभी वाइंडिंग के लिए दो तीन तरीक़ाकार हैं। एक तो तरीक़ाकार है कि हम जस्ट मैनुअली जो फार्मूला है कैलकुलेशन का, टर्न कैलकुलेशन कीजिए, टर्न कैलकुलेट करते हुए डायरेक्टली आप टर्न ले आएंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम हमें क्या आते हैं, वो फार्मूला इजी है। मैं कहने को तो मैं 10 मिनट में आपको बता दूं कि जी ये दो तीन फार्मूले हैं और जो जिस तरह चलता है, लेकिन वो गलत है। एक्चुअल प्रोसीजर जब आप हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलेंगे, ट्रांसफार्मर ऐसा तो नहीं है कि आप तार पकड़ो, 5-7 फेरे दो, उसको अंदाजे से गैप लेंथ दे दो, गैप लेंथ दे के उसको फिट करो, पता चले जी वो वोल्टेज ही पूरे नहीं हो रहे। तो जब आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके चलेंगे, कोई रीज़न नहीं है कि ट्रांसफार्मर आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं दे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले करंट डेंसिटी मालूम कीजिए। करंट डेंसिटी जे में है, एक सर्कुलर मिल एम्पियर में होती है, तो हम सर्कुलर मिल में नहीं जा रहे, मैं एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगा। वो भी तरीकाकार है, ये भी तरीकाकार है, लेकिन ये सबसे सूटेबल है। अब कोर की बैटरी में जाते हुए जब ये तरीका यूज़ करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर परफेक्टली डिज़ाइन होगा। जे 2 एनर्जी 10⁴ बी मैक्स एरिया प्रोडक्ट के यू। ये स्टेप नंबर 30 से आ गया। फार्मूला ऐड करें और आपके पास जो करंट डेंसिटी आएगी 342.26 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये वैल्यू चाहिए 342.26 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारी वाइंडिंग का कॉपर का खालिस एरिया होगा
वाइंडिंग के अंदर जो रेशियो होगी वो ये बनेगी कि स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर हमें इतने एम्पेयर करंट चाहिए। आगे चलिए, प्राइमरी वायर एरिया, उसका बेयर एरिया मालूम कर लीजिए कि जो वायर की इंसुलेशन है, वायर के टर्न्स हैं, वायर का राउंड होना, सारी चीज़ें छोड़ के आप कॉपर की मिकदार मालूम कीजिए कि अंदर कॉपर कितना होगा। तो उसके लिए है आई प्राइमरी आर एम एस, डिवाइड कर दें जे से। आपको चाहिए करंट कितनी, 0.332 एम्पेयर। ये हमने स्टेप नंबर 26 में कैलकुलेट की थी और इसको जे से कैलकुलेट कीजिए। जे क्या है, 33 नंबर से है, तो ये 33 मेंशन किया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो हमारी जो ये वैल्यू आ जाएगी 000973 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा प्राइमरी वायर बेयर एरिया। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका टोटल जो बेयर एरिया है वो ये है। अच्छा, अभी हमें रिक्वायर्ड चाहिए ये, हमें उसकी थिकनेस मालूम होगी कि वायर की थिकनेस हमें ये चाहिए। ये वो इस वायर की प्राइमरी में यूज़ होने वाली वायर की थिकनेस आ गई। अभी हमारे पास जो वायर साइज़ है वो 29 नंबर वायर गेज है, वो हमने सेलेक्ट कर ली है कि उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इस वायर को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करें, 0.000973 और उसको 29 नंबर वायर गेज का जो बेयर एरिया है जो कि हमने स्टेप नंबर 18 में डिटेक्ट किया था उसको लिख लीजिए। ये 34 नंबर स्टेप या 18 नंबर स्टेप। जब ये लिख लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो एक वायर है हमारी ये वाली, ये दे रही है 0.00064। अभी देखें, हमें जो वायर की थिकनेस चाहिए वो है 0.0009 और जो वाइंडिंग हमारे पास 29 के लिए यूज़ कर रहे हैं, 29 नंबर गेज की, उसकी है 0.00064। तो हमें कितनी वायर्स चाहिए पैरेलल में कैलकुलेट करने के लिए, वाइंडिंग करने के लिए? तो ये हैं 1.5 है नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स। नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स होते हैं कि जब आप किसी जगह पे आपने वाइंडिंग करनी है, वाइंडिंग करने के लिए आपको एक वायर करंट पूरी नहीं कर रही तो उसके पैरेलल में कितनी वायर्स आप लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, कितनी वायर पैरेलल में रखते हुए आप वाइंडिंग करेंगे। इसके लिए आप 2 वायर यूज़ कीजिए 29 नंबर गेज की, तो ये हमारी वायर जो है ये ठीक हो जाएगी, हमारी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये हमारी करंट जो रिक्वायर्ड करंट है वो पूरी करेगी। आगे आ जाइए, प्राइमरी के टर्न कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले विंडो एरिया, जो हमने कहा है कि इसका विंडो एरिया है 0.501, तो 0.501 में चूँकि फ्लाईबैक एज अ इंडक्टर इसको कंसीडर किया जाता है, एज अ ट्रांसफार्मर इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसको एज अ इंडक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी जो वाइंडिंग का जो एरिया है, ये जो वाइंडिंग एरिया है इसमें से आधा हिस्सा हम कहते हैं कि हाफ पोर्शन में, इसके हाफ पोर्शन में हम क्या करेंगे, प्राइमरी लगाएंगे और हाफ पोर्शन हम सेकेंडरीज के लिए रखेंगे। तो हाफ पोर्शन 0.5 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.25, ये पोर्शन हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इस पोर्शन में हमारी प्राइमरी होगी। तो प्राइमरी टर्न का मालूम करने के लिए KU विंडो फिल फैक्टर और विंडो एरिया प्राइमरी का जो हमने स्पेसिफाई कर दिया W विंडो एरिया प्राइमरी के लिए, ये है टोटल विंडो एरिया। 2 और 29 नंबर गेज का वायर बेयर एरिया लगा दीजिए, तो 2.647 10⁻³ तो हमारे 56 टर्न्स आ जाएंगे। जब 56 टर्न आप प्राइमरी के कैलकुलेट कर लिए हमने। अभी इन कोर्स के अंदर अगर आपके पास गैप्ड कोर है ऑलरेडी, यानी कोर गैप उसके अंदर अवेलेबल है तो ठीक, वरना आप कितना गैप देंगे और कौन से पोल में देंगे। बिलफर्ज आपके पास ये कोर है तो इस कोर में आप कितना गैप यहाँ पे देंगे, कितनी शिम देंगे ताकि हमारे पास जो फ्रिंगिंग फैक्टर है वो ना आ सके, कोर सैचुरेट ना हो सके। उसके लिए आप क्या करेंगे, कोर गैप कैलकुलेट कीजिए। कितना कोर गैप चाहिए, 0.4 पाई n² कोर एरिया 10⁻⁻8
डिवाइड कर दें उसको इंडक्टर से, माइनस मैग्नेटिक पाथ लेंथ और परमेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.0406 है। चलें, ये लंबी कैलकुलेशन है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कीजिए 1.26, ये 4 पाई जो है ये 1.26 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 स्क्वायर से, प्राइमरी टर्न है n स्क्वायर, प्राइमरी का टर्न आ गए। इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.31 जो हमारा कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻8 से, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको डिवाइड कीजिए 288, ब्रैकेट शुरू कीजिए 288, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻6 से, और इसको माइनस कर दीजिए 4.7 डिवाइड कर दीजिए 2500 से, और जो हमारे पास गैप लेंथ आएगा 406, ये सेंटीमीटर आ गया। 0.0406 ये हमारे पास सेंटीमीटर गैप लेंथ आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 393.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिल्स या 16,000 की या 16 मिल्स की आप नॉन मेटालिक शिम देंगे। अच्छा, अभी इसमें एक और चीज़ बड़ी सोचने वाली है। अगर आपके बी मैक्स या उसमें फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है तो आप इसको आके बढ़ाएंगे, इस गैप लेंथ को। बिलफर्स पहले आपने 406 रखा है तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट होगा फ्रिंगिंग फैक्टर पर, फ्रिंगिंग फ्लक्स पर, और ये डायरेक्टली आपके बी मैक्स को कंट्रोल करेगा। अगर आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, कोर हीट अप होती है, तो हम क्या करते हैं, गैप लेंथ को बढ़ाते हैं। अभी जब गैप लेंथ हमने ये किया तो गैप कैलकुलेशन के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिंगिंग फ्लक्स। क्योंकि जब आपने गैप दिया है तो उसमें से कुछ मैग्नेटिक फोर्स फ्रिंगिंग एक्शन करती हैं, उसमें से जंप करती हैं, तो वो कैलकुलेशन के लिए एफ फ्रिंगिंग फ्लक्स फैक्टर 1 + LG, ये गैप लेंथ है, उसको डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और इसका नेचुरल लॉग ले लीजिए 2 और वाइंडिंग एरिया से, और डिवाइड कर दीजिए इसको गैप से, जो आपने गैप कैलकुलेट किया है। तो ये हमारे पास 1.31 फैक्टर आ गया। न्यू प्राइमरी टर्म, जब हमने गैप कैलकुलेट कर लिया, गैप कैलकुलेट करने के बाद फ्रिंगिंग फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, नए प्राइमरी टर्म देखेंगे कि हमने प्राइमरी टर्म कौन से एडजस्ट करने हैं। तो उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, NNP न्यू नंबर ऑफ टर्न्स न्यू प्राइमरी, इसको होल अंडर रूट गैप लेंथ मल्टीप्लाई बाई इंडक्टेंस 0.4 पाई AE फ्रिंगिंग फैक्टर 10⁻⁻8, ये कैलकुलेट करेंगे तो 47.8, हम कह सकते हैं 48 टर्न्स हमें चाहिए, 48 टर्न्स। अब 48 टर्न्स तो आ गए हमारे पास। अभी इसको क्या करेंगे आप, पीक फ्लक्स डेंसिटी, अभी पीक फ्लक्स डेंसिटी चेक कर लीजिए। जो मैक्सिमम मैंने कहा था कि हम 1600 तक हमारी ये कोर जा सकती है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.4 पाई NNP, जो हमने ये टर्न कैलकुलेट किए हैं 48 टर्न्स, फ्रिंगिंग फ्लक्स आई पीक प्राइमरी करंट 10⁻⁻4 गैप लेंथ प्लस मैग्नेटिक पाथ लेंथ परमेबिलिटी। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमने लिखा है कि इसको 39 नंबर स्टेप से लाए हैं हम, और ये 1.26 है, 4 पाई का रिज़ल्ट है, और 1.31 ये स्टेप नंबर 38 से फ्रिंगिंग फ्लक्स ये आ गया, और ये 0.833 ये स्टेप नंबर 25 में कैलकुलेट किए थे, 25 नंबर स्टेप से कैलकुलेट किया था, और ये हमने 37 नंबर स्टेप में कैलकुलेट किया था। गैप लेंथ थी 406 सेंटीमीटर।
ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये कोर की डाटा शीट से, तो 0.155 1550 गाजेस या 0.155 टेस्ला। अभी यहाँ पर आप देख लें कि मैक्सिमम हमारी अलाउेबल कोर मटेरियल जो है वो 1600 तक जाती है, 0.16 तक। ये फुल करंट रेंज में फिर भी विद इन रेंज है। अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप ये दो रीडिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे आप जब चेंज करेंगे, ये 406 है, थोड़ा सा गैप और बढ़ा दीजिए, 16 मिल्स है, इसको 17 मिल्स कर दीजिए। इसको 0.42 या 0.43 पे कर लें। 0.43 करेंगे तो फ्रिंगिंग फैक्टर आपका डाउन हो जाएगा। क्यों? कि लेंथ बढ़ गई है। कोर जब गैप लेंथ बढ़ा है तो उसके बाद आपने टर्न नहीं बढ़ाने। अगर गैप बढ़ाया है, टर्न बढ़ाए हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर से फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये टर्न आप इसी जगह पे रहने दें, थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए। गैप बढ़ाने से आपका ये फ्रिंगिंग फैक्टर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो टेस्ला है वो डाउन हो जाएगा। या आप इसको अगर आप 1300 पे, जिस पे आपने सेलेक्ट किया है, तो 1300 हमारा जो बी मैक्स है उस पर रख लें तो भी ठीक है। पहले हम इसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखेंगे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। उसके बाद हम फाइनली हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी देखें तो हमारी जो वायर है उसकी ये 29 नंबर गेज की पर सेंटीमीटर जो है 2664 माइक्रो ओहम रेजिस्टेंस है उसकी। उसको क्या करना है, अब ये भी हमने, क्योंकि हम वायर पैरेलल में दो यूज़ कर रहे हैं, हमने कहा था नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स दो चाहिए, तो जब वायर दो पैरेलल में आएंगी तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको 2600 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर और SNP नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स इन प्राइमरी। तो नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स है हमारे पास दो, 2664 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो 1332 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1332 इसका रिज़ल्ट आएगा। इस 1332 को अभी हम चलेंगे आगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कुल रेजिस्टेंस कितनी होगी? MLT मीन लेंथ टर्न, कोर की बोबन के ऊपर वायर का एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी कितनी लंबाई वायर की होगी? वो है 3.8 सेंटीमीटर एक टर्न के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और 48 टर्न हमने कहे हैं, 48 टर्न्स हैं। और 1 सेंटीमीटर के अंदर, अभी देखिए कितना क्लोज कैलकुलेशन है, 48 टर्न है, एक टर्न में ये वायर है और 1 सेंटीमीटर के अंदर इन दोनों को ज़रब देंगे तो आपके सेंटीमीटर आ जाएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10⁻⁻6 है, ये हमारा ओहम के अंदर, क्योंकि ये माइक्रो ओहम है तो ओहम में लाने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 248.248 ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी प्राइमरी की, 48 टर्न जब हम लगाएंगे। आगे है प्राइमरी का कॉपर लॉस। जब हमें रेजिस्टेंस मालूम हो गई, प्राइमरी की करंट मालूम हो गई, तो हमें उसकी जो प्राइमरी पावर है वो कैलकुलेट हो जाएगी। हमने कहा RMS वैल्यू करंट की है 0.333 I स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.248, ये है 0.0275, ये है वाट। हमें इतना पता चल गया कि जब फुल करंट चलेगी तो हमारी जो कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग है, वो इतने कॉपर के अंदर इतनी पावर लॉस होगी, इतनी पावर डेसिपेट करेगी। अभी यहाँ पर जब हमें प्राइमरी का हमने कैलकुलेशन कर ली है तो सेकेंडरी नंबर 1, अभी सेकेंडरी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो सेकेंडरी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ न्यू टर्न्स प्राइमरी, आउटपुट वोल्टेज VO1 प्लस VD, और उसको 1 माइनस डी मैक्स माइनस डी वेल टाइम डिवाइड कर दीजिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज और मल्टीप्लाई डी मैक्स से कर दीजिए। नंबर ऑफ़ टर्न्स है हमारे पास 48 टर्न्स प्राइमरी के। हमने सेकेंडरी के मालूम करने हैं तो उसके लिए प्राइमरी का नंबर लिखेंगे
5 वोल्ट आउटपुट में चाहिए और 1 वोल्ट है हमारा डायोड का। यहाँ पे हमें चाहिए 5 वोल्ट। इस 5 के सीरीज़ में ये डायोड आ रहा है, तो इस डायोड के वोल्टेज भी हमने साथ ऐड करने हैं, तब जाके हमें 5 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। 1 वोल्ट ये खा जाएगा। वाइंडिंग से हमें 6 वोल्ट मिलेंगे, 1 वोल्ट ये माइनस करेंगे तो 5 वोल्ट हमें ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब टर्न कैलकुलेट करनी है तो डायोड को साथ में शामिल रखना है। 5 + 1 और इसको 1 माइनस 0.48 माइनस 0.1 डीवेल टाइम और 100 वोल्ट वी इन मिनिमम डीसी वोल्टेज और 0.48 हमारा जो डी मैक्स है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.52 टर्न आएंगे सेकेंडरी में। अभी 2.52 हम 2.5 टर्न तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, या 2 करेंगे या 3 करेंगे। अगर 2 करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे, 3 करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। बढ़े हुए का हल है, कम का हल कोई नहीं है, तो आप 3 टर्न लगा लीजिए। अभी देखें सेकेंडरी की पीक करंट कितनी है। आई सेकेंडरी पीक 2IO1 2 फार्मूले का है, और करंट सेकेंडरी नंबर 1 के अंदर कितनी है, 1 माइनस डी मैक्स डी डब्ल्यू, 2 फार्मूले का आ गया और 2 एम्पेयर ही करंट चाहिए। ये हमारा फार्मूला आ गया, और इसमें जो मैक्सिमम पीक करंट आएगी सेकेंडरी नंबर 1 के अंदर, ये 9.52 एम्पेयर आएगी। ये पीक्स हैं, तो इस पीक को हैंडल करने के लिए सेकेंडरी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, वो कैलकुलेट करते हैं हम। सेकेंडरी नंबर 1 उसकी आरएमएस करंट मालूम कर लीजिए। आरएमएस करंट मालूम करने के लिए वही सेम फार्मूला जैसे हमने प्राइमरी में यूज़ किया है, जस्ट ओनली इसको आप आई सेकेंडरी 01 पीक, ये है आई सेकेंडरी 01 पीक, इसको 1 माइनस डी मैक्स डी डब्ल्यू और 3 ये फार्मूला रखेंगे, और 9.52 स्टेप नंबर 45 से आया हमारे पास। और ये हमारे जो इनिशियल में सेटिंग फैक्टर हैं जो हमने शुरू में कंसीडर किए थे फ्लाईबैक टोपोलॉजी के लिए। तो हमारी जो आरएमएस करंट आ गई वो 3.56 एम्पियर आ गई। अभी सेकेंडरी वायर का बेयर एरिया मालूम कर लीजिए कि वायर एरिया कितना चाहिए। वायर एरिया 3.56 एम्पेयर के लिए उसकी करंट डेंसिटी हमारे पास ये है, तो ये आ गया 0.0104 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें इतना पता चल गया तो उतने एम्पेयर 3.56 एम्पेयर के लिए, उतनी करंट डेंसिटी के लिए हमें कितनी वायर चाहिए पैरेलल में। हमारा है 0.0104, ये बेयर एरिया है, और 29 नंबर गेज का बेयर एरिया ये है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें 16 वायर्स इन पैरेलल चाहिए। 16 वायर्स को, 16 तारों को आप इकट्ठा जोड़ेंगे तब वो टर्न कैलकुलेट करेंगे, टर्न बनाएंगे। यानी 16 वायर के पीस बना लेंगे आप, उनको उनके सिरे दोनों साइडों से जोड़ लें। जब वायर के दोनों साइड पे सिरे जोड़ लिए तो वो 16 वायरों का समझ लें कि एक आपने रस्सा बना लिया, उनका आपने एक लूम बना लिया। जब वो बना लिया तो उसको कहेंगे 16 स्ट्रैंड्स हमें चाहिए सेकेंडरी में। क्यों? कि हमें करंट पूरी करनी है वहाँ पर। आगे है न्यू माइक्रो ओम पर सेकेंडरी, क्योंकि आप 16 वायर्स पैरेलल में यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारी 29 नंबर गेज की रेजिस्टेंस इतनी है 22,664 माइक्रो ओम है, और 16 वायर्स इन पैरेलल में हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 166 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर आएगी। सेकेंडरी की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस मालूम कर लीजिए, सेम उस तरह जैसे प्राइमरी में किया है। MLT सेकेंडरी नंबर 1 के टर्न माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, तो ये 3.8, ये तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और 3 टर्न हमने रखे हैं स्टेप नंबर 44 में। 166 ओम कहाँ से आए? स्टेप नंबर 49 से। तो हमारी जो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है वो ये आ गई, सेकेंडरी की वाइंडिंग रेजिस्टेंस ये आ गई। जब आपके पास वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आ गई तो आप करंट भी मालूम है तो पावर मालूम कर सकते हैं। सेकेंडरी कॉपर लॉस
कितनी उसमें पावर लॉस होगी, कितनी उसमें पावर डेसिपेशन होगी। 3.56 स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से कर दीजिए, ये वाली रेजिस्टेंस से, तो जो हमारी 0.024 वाट आएगी। इसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके टर्न कैलकुलेट कर लीजिए सेम उसी तरह जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी नंबर 1 के लिए किए हैं। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स VO2, आउटपुट नंबर 2 के वोल्टेज जो IC के लिए चाहिए, तो डायोड वोल्टेज 1 माइनस डी मैक्स माइनस डी वेल डिवाइड VN मिनिमम डी मैक्स, तो ये हमारे पास 5.04, तो इसको हम 5 टर्न कैलकुलेट करेंगे। एक याद रखिए कि IC के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपको वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे टर्न रेशो आती है 5.2, तो उसको आप 6 पे कैलकुलेट करिए। उस पर जो सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स वो 6 पे रखेंगे। अगर इसको आप डाउन कर देंगे, यानी 5.25 है, आप कहते हैं चलो कोई गल नहीं करनी, उसको आपने ऊपर चले जाना है कि जी 5.2 से नीचे नहीं आना, 6 कर देंगे। उस वोल्टेज को आप रजिस्टर लगा के ड्रॉप कर लीजिए। जब ड्रॉप कर लेंगे तो आपकी IC पल्स विड्थ पूरी देगी। वरना क्या होगा, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो जो 48% आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये IC आपको फुल लोड पे इस लिमिट के अंदर आपको ड्यूटी साइकिल ही पूरा नहीं देगी, वो 40% पे चली जाएगी। नतीजतन क्या होगा कि आपके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे। आपने अगर ये वोल्टेज आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, उसको हम ज़्यादा का तो हल है लेकिन कम का हल नहीं है। इसी तरह आप सेकेंडरी नंबर 2 की पीक करंट मालूम कर लीजिए। 2 IO2 I02 और 1 माइनस डी मैक्स डी वेल, ये हमारे पास आ गई 2.38 एम्पियर। 0.5 एम्पियर हमें चाहिए करंट, हमें 0.5 एम्पियर चाहिए टोटल करंट आउटपुट में, लेकिन जो मैक्सिमम करंट चल सकती है वाइंडिंग के अंदर वो 2.38 एम्पियर चल सकती है। ये है हमारी पीक करंट, I सेकेंडरी 02 पीक करंट। जब पीक करंट मालूम हो गई तो RMS मालूम कर लीजिए इस फार्मूले के तहत 0.89 एम्पियर। जब ये मालूम हो गई तो हम सेकेंडरी नंबर 2 का वायर बेयर एरिया उसी तरह ही इस एम्पेयर रेट को यूज़ करते हुए करंट डेंसिटी जो हमने शुरू में कैलकुलेट की है उससे कैलकुलेट कीजिए। ये हमारा आ गया वायर का बेयर एरिया। जब वायर बेयर एरिया आ गया तो इसको डिवाइड कर दीजिए 29 नंबर गेज के साथ, तो हमारे पास 4 वायर्स पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को वाइंड करने के लिए। 4 वायर्स इन पैरेलल यूज़ की जाएंगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए। उसी तरह ही माइक्रो हम कैलकुलेट कर लीजिए। 2664 को 4 पे तकसीम करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग की टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लीजिए। MLT नंबर ऑफ टर्न्स माइक्रो ओहम, और ये हमारे पास ओहम रेंज आ गई। और इसको क्या करेंगे, अभी आप कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। I²R जो RMS करंट है, I² RMS करंट आप यूज़ करेंगे ये वाली स्टेप नंबर 54 से। और 58 नंबर स्टेप में जो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है तो हमारे पास जो इतने वाट आ जाएगी 0.0998 वाट। जब हम यहाँ तक हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी, प्राइमरी के सेकेंडरी के ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्न कैलकुलेट कर लिए, तो अभी आप चेक कर लें कि विंडो भी ठीक है या विंडो ज़्यादा फुल तो नहीं होगी, कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको वेरीफाई कीजिए विंडो यूटिलाइजेशन फैक्टर को। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी न्यू टर्न्स जो हमने कैलकुलेट किए थे वो 48 थे, और 2 वायर्स इन पैरेलल 96 टर्न आ गए। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर 1 3 टर्न है, लेकिन 16 वायर इन पैरेलल में है। तो इसका मतलब हुआ वो 3 वायर्स 16 टर्न्स का मतलब 3 टर्न 16 वायर्स का मतलब है 48 टर्न्स। यानी उसके अंदर जब वाइंडिंग होगी, जब 16 वायर्स एक टर्न के लिए इस्तेमाल की जाएंगी तो वो 16 टर्न कैलकुलेट किए जाएंगे। तो 16 को
3 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 आ जाएगा। सेकेंडरी नंबर 2 के 5 इंटू 4 कीजिए 20 टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जो है हमारे पास 164 आ गए। 29 नंबर गेज के 164 टर्न आ गए हमारी टोटल वाइंडिंग में, प्राइमरी और 2 सेकेंडरीज के अंदर। अभी उसका KU फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। KU फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स टोटल और उसको वायर बेयर एरिया, जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं 29 नंबर गेज, और विंडो एरिया टोटल कितना, तो उसका फिल फैक्टर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 164 टर्न्स हैं और ये इसका बेयर एरिया है वायर का, और इतनी विंडो एरिया है, तो ये आ गया हमारा फिल फैक्टर 0.211। हमने मैक्सिमम कंसीडर किया था, अलाउएबल जो था 0.29। इसका मतलब है हमारी विंडो मार्जिन टेप के लिए, इंसुलेशन के लिए, इंटरवाइंडिंग इंसुलेशन आइसोलेशन के लिए हमारी वाइंडिंग, हमारी जो कोर है वो सफिशेंट है। अभी आप टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। प्राइमरी के अंदर कितनी पावर लॉस है, सेकेंडरी नंबर 1 के अंदर, सेकेंडरी नंबर 2 के अंदर। फार्मूला नंबर 43 में, स्टेप नंबर 43 में प्राइमरी के कॉपर लॉस हैं। 51 में सेकेंडरी नंबर 1 के कॉपर लॉस हैं। 59 में सेकेंडरी नंबर 2 VCC वाइंडिंग के कॉपर लॉस हैं। वो यहाँ पे आए तो हमारी वाइंडिंग के कॉपर लॉस आ गए 0.061 वाट। अभी चेक कर लीजिए रेगुलेशन कितनी है हमारी। तो कॉपर लॉसेस डिवाइड करिए, टोटल कॉपर लॉसेस डिवाइड कीजिए पावर आउट से, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए 0.061 डिवाइड 18 वाट से, तो ये 0.339% आ गया। हमने 1% तक कहा था कि 1% रेगुलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली टाइट है और विद इन रेंज है। टाइट कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी तमाम जो रीडिंग्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो विद इन रेंज आ रही हैं या नहीं। इसके बाद ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर लीजिए। ये है 0.4 पाई NNP फ्रिंगिंग फैक्टर आई प्राइमरी पीक डिवाइड बाई 2 10⁴ गैप लेंथ, मैग्नेटिक पाथ लेंथ और परमेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 0.0777 ये आ जाएगा हमारा। तो इसको आप अगर 0.0777 है, इसको मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 1554 1554 1554 यानी 1600 गाजेस तक हमारी जो कोर है वो एक्सेप्टेबल है। अभी भी ये विद इन सेफ रेंज है, लेकिन इसको कोशिश कीजिए इसको कम कर लें। इसको कम कैसे करेंगे, थोड़ा सा गैप लेंथ बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए। गैप बढ़ाएंगे तो इसको आप कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको कंप्यूटराइज कैलकुलेट करके उसमें ये फ़ायदा रखा है कि आप डायरेक्टली थोड़ी सी रेंज चेंज करेंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। आगे है वाट पर केजी। तो वाट पर केजी इसका फार्मूला है 4.885 10⁻⁻5 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी पावर है 1.63 रेज पावर, और BAC जो हमने जो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी मालूम किया है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 26.21 वाट पर केजी या मिली वाट पर ग्राम। तो हमें चाहिए मिली वाट पर ग्राम, तो सेम वैल्यू रहेगी क्योंकि वो वाट से मिली वाट में और वो केजी से ग्राम में चला जाएगा। तो हमारा टोटल जो कोर लॉस है, फेरेट लॉस है, वो कैलकुलेट करिए PFE। इसका फार्मूला है मिली वाट पर ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिए वेट फेरेट, कोर का वेट है, और उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास 0.1835 वाट। अभी ये इतनी रीडिंग आ गई। इसको आप टोटल लॉसेस मालूम कर लीजिए। फेरेट लॉस प्लस कॉपर लॉस, फेरेट लॉस हमारा ये है और कॉपर लॉस हमारा ये आ गया 0.061, तो 0.2445 टोटल वाट डेंसिटी मालूम कर लीजिए कि कितने
कोर के जो सरफेस एरिया है वो कितना हीट अप होगा, उसको मालूम करने के लिए हमारा जो टोटल वाटेज है उसको डिवाइड कीजिए कोर के सरफेस एरिया से 13.3 से, 80 जिसको बोलते हैं। ये कोर की डाटा शीट में होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा था 80, ये 13.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0184 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टेम्परेचर राइज देख लें, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फुल पावर फुल लोड पे 450 वाट डेंसिटी, रेज पावर 0.826, और ये आ जाएगा 16.58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए तो कोई मसला नहीं होता, 30 डिग्री से ज़्यादा इसको बढ़ने नहीं देना। अभी हमारी सारी कैलकुलेशंस वो विद इन रेंज हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जी हम किस तरह से किसी एक रीडिंग को चेंज करेंगे बी मैक्स को, या कंट्रोल करने के लिए, बी मैक्स को कंट्रोल करने के लिए आप किस तरह से गैप लेंथ एडजस्ट करेंगे। ये जो मैंने कैलकुलेशन शीट बनाई है, एक्सेल शीट मैंने खुद बनाई है, तो इसमें यहाँ पर ये जो मैंने येलो मार्किंग की है इसके अंदर आप ख़ुद से वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है बिलफर्ज कि आपका ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी वो 1.13 है, 1300 गाजेज़ हैं, 0.13 टेस्ला मैंने लिखा है, तो 1 वोल्ट मैंने ड्रॉप वोल्टेज लिखे हैं। इसके आगे ये सारी कैलकुलेशंस खुद ब खुद हैं। अब ये देखिए 0.148 है, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर अब मैं ये कर देता हूँ तो देखें तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर ये फ्रीक्वेंसी मैं 10 किलोहर्ट्ज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैलकुलेशन खुद खुद हो जाएगी। मैं वापस कर रहा हूँ उसको, उस अपनी रेंज पे आ गया। अभी देखिए जो हमने कैलकुलेट किया है कि आखिर पे जो हमारा टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर वो 16.59, यहाँ पर हमारी मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर है 16.58, और हमारी जो कैलकुलेशन शीट है ये कह रही है 16.59। तो इसको आप क्या करिए, अभी यहाँ पर आकर क्या करें कि ये गैप लेंथ जो है, जो हमने ये गैप लेंथ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 56 टर्न आए हैं, यहाँ पर 56 टर्न आए हैं, तो आप 56 को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी गैप लेंथ है 4.0406 है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 0.0442, ये हमने इसलिए मैंने एडजस्टेबल रखा है 425। जब इसको आप इस तरह कर देंगे तो ये भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 52। तो 52 नहीं रखने, हमने उसी 48 पे इसको रखना है। अभी आप ये आपने गैप लेंथ बढ़ा दिया, गैप लेंथ बढ़ाने से 48 टर्न्स आप टर्न्स वहीं रखेंगे। तो अभी देखें टेस्ला जो है हमारा बी पीक जो है वो कम हो गया, वो 1296 पे आ गया। इसके अलावा जब ओरिजिनल रीडिंग थी तो ये 1550 पे था, 1552 पे 425 ये किया। तो इसके करने से हमें जो सिलेक्टेड रेंज थी, जो हमने कहा था कि जी ये हमें 1300 गॉजेस, ये 1296 आ गए। इसको आप क्या कर सकते हैं कि गैप लेंथ अभी देखें तो ये 16.73 है, इसको आप 17 कर लीजिए, 17 मिल्स, यानी 17 मिल्स का गैप देंगे तो इसकी कैलकुलेशन में आप यहाँ पे एक टर्न बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी के जो सजेस्टेड टर्न है अभी कैलकुलेटेड 52 टर्न्स हैं, तो हम इसको 49 कर देंगे। 49 करेंगे तो हमारा ये जो है 1296, ये 1323, ये ठीक हो गया। अभी इसको 1300 पे, हम इसको 1400 पे भी ले जा सकते हैं। ये मैं इसको 50 टर्न कर देता हूँ, तो 1350 गाजेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है। मैक्सिमम 1600 तक जाएगा। तो अभी इसकी जो
पीक है वो 1350 पे, तो फिर भी हम विद इन लिमिट हैं, विद इन रेंज है। अच्छा, ये 40 अगर इसके टर्न आप बढ़ा देंगे 52 कर देंगे तो 52 पे ये 1400 पे चलेगा, तो फिर भी ठीक है। आपने थोड़ा सा गैप बढ़ाया, 52 टर्न्स कर दिए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। 52 टर्न किए, हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो विद इन रेंज आ गया, तो दैट मीन्स कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी इसकी टोटल पावर देखते हैं। अभी टेम्परेचर भी ठीक हो गया, थोड़ा सा गैप लेंथ बढ़ाया तो 16.5 से हमारा जो टेम्परेचर है वो 16.5 से 14.3 पे आ गया, तो ये बेस्ट है। इतना गैप लेंथ देकर आप ये जो सजेस्टेड टर्न है वो सजेस्टेड टर्न भी आपने उसके पूरे कर दिए। तो गैप लेंथ और फ्लक्स डेंसिटी, ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी, अगर आप फ्लक्स डेंसिटी कोर के हीट अप होने से डरते हैं, इनको आपको खौफ है कि कोर हीट अप ना होना शुरू हो जाए, तो आप इसको ये टर्न वहीं पे रखिए, 50 पे कर दीजिए। 48 जो पहले आपने कैलकुलेट किए थे वो भी ठीक है, लेकिन आपने जब आपने ये बढ़ाया तो 17 मिल्स की या 17 थाओ की आप शिम दे दें। जब ये शिम देंगे सेंटर पोल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका बी मैक्स कंट्रोल हो जाएगा। उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कंट्रोल हो जाएगी, कोर सैचुरेट नहीं होगी, हीट अप नहीं होगी, तो हम जितना भी फ्लक्स है उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद है, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो की क्वालिटी कैसी है आई डोंट नो, ये आपको पता होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। तो ये है हमारी टोटल कैलकुलेशन। अच्छा, ये है फ्लाई बैक के लिए, ये फार्मूले जितने मैंने कैलकुलेट किए ये फ्लाई बैक के लिए है। तो फ्लाई बैक और बक बूस्ट ये दो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ कितना होगा कि जब आप वाइंडिंग करेंगे तो प्राइमरी के टर्न बाकी दोनों वाइंडिंग से अपोजिट होंगे। जिस डायरेक्शन में प्राइमरी वाइंड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाकी वाइंडिंग होगी। यानी अगर आप क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर रहे हैं प्राइमरी की, तो सेकेंडरीज की वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी। जस्ट इसमें ये आपने केयर करनी है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।